अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जहाँ कोरोना इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन बन के हमारे सामने है, वैसे ही भाई आजकल 18वीं तरमीम पर भी बहस शुरू है। इसी तरह हमारे यहाँ पर नैब के नए कानून के ऊपर मुसवदे हैं नहीं हैं, आपस में शेयर हुए नहीं हुए, इस पर भी एक बहस शुरू हो गई है। मसला मैं इस पे आऊँगा इन इशूज़ पर कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन शायद सबसे बुनियादी इशू जो मुझे आज खटक रहा था वो ये कि आखिर हम इस पोलराइजेशन तक पहुंचे कैसे। इतनी पोलराइज्ड हमने अपनी सियासत भी कर दी है, हमारी पॉलिटिक्स भी इस हद तक पोलराइज हो गई है। आखिर कैसे, क्या वजह कि तकसीम इतनी है कि कोई एक इशू पर इकट्ठा, कोरोना भी हमें इकट्ठा नहीं कर पाया। कोरोना में भी एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। कोरोना में भी कोई कह रहा है एक गलत है, दूसरा कहता नहीं जी तुम्हारी हुकूमत ने क्या किया। आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, मैं ज़रा इसका थोड़ी सी कोशिश करते हैं जानने की कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। दुनिया में पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पे डिवाइसिव होती है, तकसीम करती है मुल्कों को, लेकिन इश्यूज़ पर कौमें इकट्ठी होती हैं जिस चीज़ पर अगर अपोजिशन को भी लगे कि हुकूमत का कोई मौक़िफ़ दुरुस्त है या हुकूमत को लगे कि अपोजिशन की कोई तजवीज़ दुरुस्त है, उस पर कंसेंसस भी बनते हैं। अभी हमने ब्रेग्जिट हुआ बरतानिया में, हम बार बार मिसालें देते हैं, हमने ब्रेग्जिट की मिसाल देखी। अपनी पार्टी के बहुत से लोग जिस वक्त जो हुकूमती जमात थी, थेरेसा मे ने कुछ प्रपोजल्स दिए, उन्होंने कहा नहीं एग्री करते, अपोजिशन के साथ वोट डाला। आखिर हमारे मुल्क में इतनी तकसीम किस लिए है। शुरू इधर से करूँगा ज़रा जानने की। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। कमर कायरा साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब आपसे शुरू करता हूँ। ये हमारी जो तकसीम है, अगेन ये जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, और आजकल ये बात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है कि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। क्या वजह हुई इस पोलराइजेशन की? फवाद साहब अभी नहीं हमारे साथ। कायरा साहब आपसे शुरू करता हूँ। डू यू अग्री के पोलराइजेशन है या आपका ख्याल है सब ठीक है, ऐसे ही है और ऐसे ही होना चाहिए? नहीं काशिफ साहब, पोलराइजेशन तो है, तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि ग्रोइंग डेमोक्रेसी में ये बड़े प्रॉब्लम आते हैं, आप बहुत सारे अदवार से गुजरते हैं। ये तजर्बा जो जमहूरी है, बहुत सारे अक़वाम में है, और वो डेमोक्रेसी से सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का सफर ने जल्द तय कर लिया। हम बदकिस्मती से हम 70 साल से ये सफर तय नहीं कर पाए, से आगे नहीं निकल पाए। हम वोट का एतबार खड़ा कर पाए कि लोग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से आगे निकल पाए। और इस लेवल पे आके जब डेमोक्रेसी जो है वो ग्रुप्स के हाथों, पैसे के हाथों, ताकतवरों के हाथों बिल्कुल मकरूब हो, वो फ्रेगमेंटेड होती है, तो बिल्कुल पोलराइजेशन होती है और हम इसको नहीं कर पाए। ये भी है कि जब ताकतवर इदारे अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाते हैं तो वो लड़वाते हैं आपस में, और सियासतदानों जब मुसलसल दबाव रहता है तो हमारे अपनी गलतियां हो जाती है। सियासी जमातों के अंदर तो उतनी डेमोक्रेसी आ पाती जितनी होनी चाहिए सूरी तौर पे। और जो डेमोक्रेटिक है ये सिर्फ सियासी जमात आदत की बाहर से नहीं, जमात के अंदर से भी होती है। क्योंकि अफराद, इमरान खान आए उनकी जमात बन गई, भुट्टो साहब आए उनकी जमात बन गई, मियां नवाज उनकी जमात बन गई, तो अफराद के साथ ही रहते हैं, ये बात भी दुरुस्त है। सो हमें इस टोटलिटी में देखने की जरूरत है। लेकिन सवाल आपका ये कि हाँ, हम पोलराइज्ड हैं, हमारे यहाँ सियासत के अंदर भी बहुत पोलराइज्ड है, और इसको जल्द खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब, क्योंकि मसाइल तो आएंगे, कोरोना एक मसला है, हमारे मुल्क में मसाइल पहले भी थे, आज भी हैं। कायरा साहब की याद दहानी के लिए, कायरा साहब आपको याद होगा मैं जो मेरी इनिशियल इंट्रोडक्शन थी पॉलिटिक्स की वो ज़्यादा 80s की है। आई वॉज अ वेरी यंग चाइल्ड, लेकिन क्योंकि मेरे घर में सियासत बहुत थी, मुझे उस वक्त भी याद है हमारे मुल्क में जो सियासत की तकसीम फवाद चौधरी साहब उस टाइम भी हुआ करती थी, वो ये थी कि पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी, और इतनी सख्त तकसीम हुआ करती थी उस वक्त भी। आहिस्ता आहिस्ता ये चलते चलते पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, आपने देखा कि 80 और 90 की दिहाई में क्या किया। फिर मार्शल लॉ आया, मार्शल लॉ में थोड़ा सा हम हमेशा सबक सीखते हैं, फिर पोस्ट मार्शल लॉ दोबारा एक तकसीम, और तकसीम इस हद तक एक्सट्रीम है कि कोई एक दूसरे का व्यू सुनने को भी तैयार नहीं। कैसे इसे ये ख़त्म होना चाहिए? देखिए एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई बहस जिसमें फवाद चौधरी को लगे कि कमर ज़मान कायरा साहब ठीक कह रहे हैं, कमर ज़मान कायरा साहब को कुछ नुकात देकर लगे हाँ ये वफाकी हुकूमत ठीक कह रही है, जहाँ बैठ कर कहीं ना कहीं कंसेंसस किया जा सके। हम तो इस इतने एक्सट्रीम हो गए हैं कि आप अगर कोई भी बात हुकूमत करेगी, ऑपोजिशन ने उसको अपोज करना ही करना है, ऑपोजिशन कहेगी, हुकूमत ने उसको अपोज करना।
ये डेमोक्रेसीज के लिए, मुल्कों के लिए बेहतर नहीं होती है ये फजा? फवाद, आपको आवाज आ रही? देखिए, बात यह है कि जो आपने बात की है कि इसकी जो एक इम्प्लीकेशन, जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस तरह से अभी एग्जिस्ट भी नहीं कर, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सपोर्ट नहीं करते उस डेमोक्रेटिक स्टाइल को जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अपोजिशन अगर आप इस वक्त देखें, जब बाहर कोई अपोजिशन है या जो दुनिया में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक तो उनके अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, स्ट्रक्चर्स में। दूसरा ये है कि उनके ऑल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल जब पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है तो वो ये समझना शुरू करती है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है। अपना कोई पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें वो आकर के ऑल्टरनेटिव प्लान दे सके कि ये प्लान है हमारा। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप कोविड-19 के ऊपर या कोरोना वायरस के ऊपर देखें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जो तनकीद कर रही हैं, वो कोई ऑल्टरनेटिव प्लान कोई नहीं होता अपोजिशन के पास। फॉर एग्जांपल, अगर शहबाज शरीफ साहब आएंगे, वो बात करेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, करें क्या, कोई पता नहीं। बजट के ऊपर आएंगे, वो कहेंगे जी ये बजट बड़ा गलत है, ये है वो है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आता। सो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर्स नहीं अपने हम बना पाते, उस वक्त तक ये मसला रहेगा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन कायरा साहब, दूसरा इशू अगर एनलाइटन करें मुझे भी, मैं आज शायद खाकान साहब अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, अभी थोड़ी देर पहले उनका इंटरव्यू चल रहा था, एनएफसी की बात हो, इस पे बहस तो हो सकती है कि एनएफसी ठीक है गलत है। मैं उसकी उस बहस में नहीं जाता कि एक्चुअली उसको ठीक है या गलत है, उसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। शाहिद साहब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका एक इंटरव्यू आजकल आपने सोशल मीडिया में सुना होगा, हमने भी कल चलाया और चैनल्स पे भी चल रहा है, उन्होंने कहा कि ये एनएफसी चल नहीं सकता जिस तरह चल रहा है। आखिर में जब हम सारे पैसे दे देते हैं तो स्टेट के पास पैसे नहीं बचता, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। यही बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने कही। आज जब उनसे पूछा गया कि सर एनएफसी रिविजिट, उन्होंने कहा जी सारी गलती हुकूमत की है, जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। यानी वजीर आजम हो तो आपका व्यू एनएफसी पर कुछ और होगा, अगर आप ऑपोजिशन में हो तो एनएफसी पर कुछ और होगा। इसका मतलब हमारी तमाम तर बयानबाजी, चाहे हुकूमत हो या ऑपोजिशन, मकसद एक ही है, दूसरे को खराब करना, गंदा करना। अगर मैं कहूं कि ये सारी लड़ाई कुर्सी की है तो क्या आपको लगेगा मैं गलत कह रहा हूं कि इवेंचुअली हर एक की कोशिश है। इमरान खान साहब ने किया 5 साल, आपने देखा होगा, पेट्रोल 1 रुपया ऊपर गया तो क्या होगा, डॉलर 1 रुपया महंगा होता तो क्या होता। वो सारे बयान ऑपोजिशन के थे। हुकूमत में आते हैं तो करना वही होता है जो पिछली हुकूमत कर रही होती है। क्यों हुकूमत के बयानात बदल जाते हैं, ऑपोजिशन के बयानात मुख्तलिफ होते हैं? क्या उसकी वजह कि सियासत में सिर्फ हमने दूसरे पर तनकीद करनी? काशिफ साहब, आपके सवाल के 2 हिस्से कर लेते हैं। पहला हिस्सा यह है कि एनएफसी में फेडरल गवर्नमेंट का जो डिविजिबल पूल है, फेडरल गवर्नमेंट के पास शेयर कम रह जाता है और तकसीम के बाद इतने वसाइल नहीं रहते कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लायबिलिटी ऑफ कर पाए। एक बात याद रखिए, जब ये एनएफसी डायलॉग हो रहा था तो सारी जमातें मौजूद थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मौजूद थी, मीडिया मौजूद था, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स मौजूद थे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक मौजूद थे, अभी आईएमएफ में थे। ये एक सपोजिशन के साथ, एक मफरूजे के साथ लिंक था और मफरूजा ये था कि जब हम गवर्नमेंट में आए तो 1.1 ट्रिलियन हमारे रेवेन्यू रिसीट, हम उसको 2.12 ट्रिलियन पे लेके गए। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई, लीग ने को 2.1 से उठाया और वो 3.8 पे लेके गए, 3.7 पे, खुरम साहब बेहतर बता सकेंगे, ऑलमोस्ट 4 के करीब ले गए, 4 ट्रिलियन। और तवक्को ये थी कि अगले आने वाले सालों में ये 6, 7, 8, पीटीआई का तो बात आपको पता है, पीटीआई का तकरीब ये था कि हम इसको 5 साल में 6,000 और फिर इसको उठा के 8,000 ले जाएंगे, हमारे हम तो टैक्स देंगे, हम तो बहुत अच्छा लेके आएंगे, बाहर से पैसा आ जाएगा। कायरा साहब, मैं एक बात कहूं, अगर इजाजत दें, 8,000 हो, मैं इसके मेरिट्स पे नहीं जाना चाहता। अगर कहेंगे तो मेरिट्स पे बाद में आ जाएंगे। मैं तो सिर्फ आपको एक मिसाल दी है कि मैं वजीर आजम हूं मुल्क का, उस वक्त मेरा बयान एनएफसी पे कुछ और है, अब मैं ऑपोजिशन में आ गया हूं तो मेरा बयान बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। क्यों? मैंने इसको 2 हिस्से किया ना आपके सवाल को, इसीलिए दूसरा
सब गवर्नमेंट में होता हूँ तो और तरह करता हूँ, अपोजिशन में होता हूँ तो और तरह करता हूँ। ये बात दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त सा होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ लोग थोड़ा करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सारा ही हम सभी का ये कसूर रहा है। लेकिन काशिफ इसका तरीका कार को रोकेगा कौन? अगर तो हम चाहें कि हम इख्तियारी तौर पर इतने आला हो जाए, तो तारीख में चंद अफराद इतने कमाल के लोग हैं जिन्होंने इखलाकी तौर पर अपने आप को आला कर दिया और खुद इखलाकी तकाज़ों के तहत गए। वरना जमहूरियतों में डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, अवामी दबाव जो होता है, अवाम की अकाउंटेबिलिटी जो होती है, वो इंसानों को बांधती है और गलत बयान करने वाले, गलत देने वाले। स्कैंडिनेविया में एक मुल्क इलेक्शन कैंपेन में एक बंदे ने, जमात के सरबराह ने कहा कि हम आए तो टैक्स प्लस कर देंगे, लेकिन उसने मुतबादल नहीं बताया कि हम जो टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आएगा वो कहां से पूरा करेंगे। तो उसको बकायदा इलेक्शन के पहले चैलेंज कर दिया गया और डिस्क्वालीफाई हो गया, झूठ बोला। इसलिए हमारे यहाँ अभी वो तो हमारी है, हम वहां कैसे पहुंचेंगे कायरा साहब, जहां मुझे पता हो कि ऑपोजिशन कुछ कह रही है। नहीं हो रहा इस माशरे के अंदर। आप बुलाओं के आगे मजबूर हैं, आप कोकला के आगे मजबूर हैं, आप के आगे मजबूर हैं, आप सियासी तौर पे कबीलों के हाथों मजबूर हैं, आप जो एथनिक जो ग्रुप है उनके हाथों मजबूर हैं, आप बहुत सारे जो माफिया हैं उनका मजबूर हैं। तो एक ऐसे मुआशरे में आप ये तवक्को कर रहे हैं कि आप वेस्टर्न मुआशरे की तरह बिहेव करेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए वो समाजी सफर है, वो मुआशरती सफर है। कानून बदल देने से चीजें बदल नहीं आया करती। दुनिया की तारीख में ऐसा कहीं नहीं हुआ। फवाद साहब, मैं जरा यही पॉइंट, इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं। खुर्रम साहब चेक करें, जरा लाइन पर मौजूद है। मैं जरा फवाद साहब से ये पॉइंट देखिए, हम क्यों माफियाज के आगे मजबूर हैं? फवाद चौधरी साहब, ये एक ओवरली सिंप्लीफाइड आर्गुमेंट। व्हाई इज इट के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी माफिया के आगे मजबूर हो, बजाय इसके वो कहें हुकूमत मिलती है तो मिले, नहीं मिलती तो ना मिले। ये सच बात है, मैं यही कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये नहीं होता। फवाद साहब, एक तो पॉलिटिकल आइडियलिज्म है, एक पॉलिटिकल रियलिज्म है। मैं वैसे ये जो अगर आप अखराजात की एनएफसी की बात कर रहे थे ना, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ फ्रेंकली, ये जब जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दोनों को मैंने एक बार नहीं 50 बार मैंने उनसे ये बात की, और स्पेशली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से जो कि मेरा बहुत करीबी ताल्लुक था, तो मैं उनसे ये कह रहा था कि मुशर्रफ साहब के दौर में एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है जो लोकल गवर्नमेंट हमने बनाई है, और वो जो लोकल गवर्नमेंट में डेवोल्यूशन हुई है प्रोविंसेस से डिस्ट्रिक्ट्स को। आपने जो उसमें खामी थी उस सिस्टम में, जो फेडरेशन से प्रोविंसेस को डेवोल्यूशन नहीं हुई थी, आपने 18वीं तरमीम में वो कर दी है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 140A को हम बहाल करें और ये जो डेवोल्यूशन है, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट्स में हो। अब प्रॉब्लम जो आ गया ना, जो एनएफसी अवार्ड से आपने शुरू किया था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए, सिंध जो है वो रोज बात करता है कि उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, इजाफी पैसे मिलने चाहिए गैस की मद में, और गैस कहाँ पे होती है? घोटकी में। अब अगर कोई इंसाफ होता या जिस तरह से वसाइल की तकसीम मुनसफाना होती तो घोटकी को तो पेरिस होना चाहिए था। इसी तरह से जो हमारा सुई है बलोचिस्तान में या सिब्बी है, इन इलाकों को तो जो है वो किसी चीज की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। प्रॉब्लम ये है कि जो अब प्रोविंसेस के अंदर इतना पैसा जा रहा है कि वहां पर चीफ मिनिस्टर्स का ऑफिस, चीफ सेक्रेटरीज का ऑफिस इतना सेंट्रलाइज्ड है कि वहां से वसाइल जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को मुनसफाना तकसीम नहीं होती। खुद मेरा अपना जेलम में इतना बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, हम 350 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स देते हैं, हमारा बजट जो है वो 35-40 करोड़ रुपया है, और रोज जाके पिटते हैं कि जनाब ये क्या तरीका है, आप हमारे वसाइल जो हैं वो हमें दें। सो एक तो डेवोल्यूशन का ना होना फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल्स टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स इज अ मेजर इशू। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए। फिर उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन जो प्रोविंसेस की है अपनी, वो सिस्टम्स नहीं है। सो हर चीज सेंटर पे आ जाती है। सेंटर में जिस तरह आपने बिल्कुल आगे सर, लेकिन बैठ के फवाद साहब सारों ने सॉर्ट आउट करना है ना, आपने कौन से टैक्सेस प्रोविंसेस को देने हैं, कौन से टैक्सेस। मैंने बड़ी तफसीली बात की बहुत से लोगों से, उन्होंने कहा देखें अगर फेडरेशन अपने पास रखेगी मेजॉरिटी टैक्स कलेक्शन तो फिर सूबा क्या करेगा? सूबा डुप्लीकेशन तो नहीं करेगा। ये भी बैठकर बहस होगी। फेडरेशन प्रॉब्लम नहीं है। फेडरेशन तो देखिए ना, टोटल 6000 अरब रुपया फेडरेशन की आमदन है,
आप 2000 अरब रुपया सूद में जो आपका लिया हुआ पीछे कर्जा आप उसमें दे देते हैं, हमारा 1600-1700 अरब रुपया जो है वो बजट डिफेंस में जाता है, उसके बाद 2200-2300 अरब रुपया जो है वो सूबों को चला जाता है। आपका फेडरेशन का तो इश्यू नहीं है, सूबों ने और डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने वसाइल पैदा करने हैं, उसके ऊपर एक पूरी एलिब्रेट होना चाहिए। और मेरा डॉक्टर इशरत साहब से जो मैं हमेशा बहस होती है कि आप फेडरल गवर्नमेंट की इस्लाहात को छोड़ें, जहां पे असल इस्लाहात की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वहां पे आप इस्लाहात के ऊपर वो आ नहीं रहे, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये जो आप पॉलिटिकल पार्टीज की जो आप बात कर रहे हैं कि ये इस तरह, देखिए पॉलिटिकल रियलिटीज के अंदर आपने रहना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि हम जो हमारी अपनी रियलिटीज है ना फवाद, मसला ये है कि हमारी रियलिटीज भी हमने खुद क्रिएट की हुई है ना। अगर आपकी रियलिटी ये है कि हमने तो तनकीद करनी है, फिर तो ये रियलिटी आपने खुद क्रिएट की है। नहीं, वो देखे ना, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं तनकीद ये करूं, फॉर एग्जांपल देखे ना, अभी अगर अपोजिशन जो इस वक्त अगर अपोजिशन है, वो ऑल्टरनेटिव प्लान्स उन्होंने क्या दिए हैं कि जिसके ऊपर आके आप कहें कि वो बात करेंगे। और यही प्रॉब्लम है, अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी अपने थिंक टैंक्स हैं, वो पॉलिसीज बना के लीडरशिप को दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे पीटीआई में एक बड़ा जबरदस्त जो है वो कल्चर शुरू हुआ था, अब तो लेकिन गवर्नमेंट में आ गए, लेकिन अपोजिशन में अब भी मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको अपने ऑल्टरनेटिव थिंक टैंक्स क्रिएट करने चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर सब्सटेंटिव तनकीद करनी चाहिए। ये नहीं कि बस रोज आ गए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई जान नहीं होती। खुर्रम दस्तगीर साहब, डू यू सर, मैं आ रहा हूं, मैं अगर इजाजत है खुर्रम साहब ने अभी तक उस वक्त से आगे खुर्रम साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम साहब, जरा ये पोलराइजेशन के ऊपर बात कर लें थोड़ी सी। अभी तो नायब का एलामिया है, मीर शकील उर रहमान एराजी केस में मियाँ साहब के वारंट जारी कर दिए गए हैं और उनकी इश्तिहारी करार उनके लिए रिजू किया अदालत के साथ उनको इश्तिहारी करार देने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये ज़रा योर व्यू ऑन दिस, ये जितनी पोलराइजेशन हमने कर दी है सोसाइटी में और उसकी ज़ाहिर रीजंस पॉलिटिकल भी हैं, इररिकंसाइलेबल हो गया लगता मुझे। इससे नुकसान माशरों का होता है, इससे मुल्कों के नुकसान होते हैं जब कंस्ट्रक्टिव बहसें ना हो सकें, सारे बैठकर फैसले ना कर सकें कि मुल्क के लिए अच्छी चीज़ क्या और बुरी क्या। कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? कोई सोल्यूशन है इसका? जी, उसका सोल्यूशन तो यही नजर आता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तब्दील हो, क्योंकि ये पोलराइजेशन और मुखासमत और मुखालफीन के लिए बदजुबानी और बद तहजीबी, इस जो हमने बड़ी मुश्किल से 80 और 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी देखी थी, वो फिर हमने एक सबक सीखा और हम आगे बढ़े। 2008 में जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी, मियाँ साहब ने लार्जली उसमें इनकार कर दिया कि वो कोई भी गैर आइनी इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद है 2012 में भी तारुल कादरी साहब तशरीफ लाए थे और मकसद था हुकूमत गिराना, लेकिन मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा नहीं बनी। फिर जब हुकूमत इलेक्शन के नतीजे में तब्दील हुई, तो जो आपने आज पोलराइजेशन की बात की है, मैं सिर्फ एक वाकया आपको याद कराऊंगा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की सदारती टर्म खत्म हुई तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उनको एक फेयरवेल डिनर दिया। तो हमने ये भी देखा है, ये ज्यादा देर पहले की बात नहीं है, कि ये पोलराइजेशन और मुखासमत नहीं थी, एक दूसरे का एहतराम, बल्कि एक दूसरे का क्या एहतराम करना है, उनके मैंडेट का एहतराम, जिन अवाम ने जिनको वोट दिया हुआ है उस अवाम का एहतराम जो है वो हमने किया। या हमने फिर ये देखा कि 2014 में जो जबान कंटेनर से मुगल्लज़ात इस कौम ने सुने इमरान खान साहब के मुंह से निकलते हुए, जिसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं थी, तमाम पार्टियों को उन्होंने एक ही मेयार पर रखकर जो है उनको गालियां दी, उनकी नकलें तक उतारी। लेकिन खुर्रम साहब, मुझे मुकम्मल करने दें, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, लेकिन इस तरह की गालियां मैं सुनता रहा हूँ, लड़काना की सड़कों पे घसीटना, पेट फाड़ देना, चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं। जी आसिफ जरदारी तो उस मुल्क के अकेले मालिक को क्या हमने 2008 से फेंकना जहाज से,
वो खुर्रम दस्तगीर साहब की याददाश्त असल में बड़ी कमजोर है, मैंने बताना था अभी, बड़ी उन्होंने लंबी तकलीफ की है। उस वक्त जब ये फेंके गए थे, मेरा भाई फवाद भी और मैं भी, अभी तो हम यूनिवर्सिटी में भी नहीं गए थे, तो मुझे पुरानी याददाश्तें जो है ना वो ना खुदा के लिए खुलवाएं, फिर किताबें भी खुल जाएंगी बहुत सारी। पुरानी याददाश्तें नहीं खोले आप, तो डाकू को डाकू कहना तो कोई बुरी बात नहीं, आप पैसे वापस करें पाकिस्तान के, एक तो आप लूट के ले गए, ऊपर से कहते हैं हमें डाकू भी ना कहें। देखिए काशिफ भाई, जो अभी फवाद साहब ने तरीकेकार अपनाया है, इससे आप देख लें फिर पोलराइजेशन तो सामने आ गई ना कि मुझे पोलराइजेशन क्या है भाई, आपने मुझे 90 सेकंड नहीं दिए, आपने मुझे 90 सेकंड नहीं दिए गुफ्तगू करने के लिए। फिर पोलराइजेशन, और मैं दो ऑब्जेक्टिव एग्जाम, यानी चोर और डाकू, फरवरी 2019, नहीं मैं फिर डाकू आपकी काबीना से निकल रहे हैं सारे, आटे के डाकू भी आपकी काबीना से निकल रहे हैं, चीनी के डाकू आपकी काबीना से निकल रहे हैं, IBP के डाकू आपकी काबीना से निकल रहे हैं, और अब जो है वजीर इत्तलाआत के ऊपर आपने जो इल्जाम लगाए हैं, हर किस्म के डाकू तो आपकी काबीना में निकल रहे हैं। किसी और को इल्जाम मत दें, और मेरी गुजारिश है कि मेरी बात तहम्मुल से सुने भाई। आप लीडरशिप के साथ, आप लोगों के साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं ना, जो कुछ आप पाकिस्तान के साथ फवाद चौधरी साहब एक करके बात करते हैं। देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर पॉलिटिकल नैरेटिव। जो कर ले, मैं इतना शो नहीं कर सकता कि अभी मैंने 90 सेकंड बात नहीं की और ये साहब जो है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इमरान लेकिन खुर्रम साहब देखिए, आपके पास नहीं, काशी भाई मेरी दो एग्जांपल्स आपको सुननी पड़ेंगी। पहली एग्जांपल सुन ले 2019 उसके जो है पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने मिसाइल ताने हुए थे, ऑपोजिशन पूरी की पूरी पार्लियामान में मौजूद थी, कमेटी रूम 2 में, और उम्मीद ये थी कि हम सब मिलकर बैठकर, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, उनकी भी पूरी टीम वहां मौजूद थी, लेकिन इमरान खान साहब उस कमरे में तशरीफ नहीं लाए क्योंकि उन्हें ऑपोजिशन से हाथ मिलाना पड़ेगा। अभी इतना बड़ा पाकिस्तान के ऊपर मेरी गुजारिश सुन लेना जी, मेरी बात सुन लें फवाद साहब। अभी इतना बड़ा बुरहान आया है, स्पीकर कौमी असेंबली ने सबको इकट्ठा किया, उम्मीद ये थी सब मिलकर एक दूसरे की बात सुनेंगे। इमरान खान साहब अपनी बात करके चले गए, उन्होंने अपोजिशन की बात सुनना जो है उसको गवारा ही नहीं किया। अगर वजीर आजम का मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ये आपने ये जो 5 निकल के गए हैं ना लंदन में, तो उसको तो कह रहा था इंग्लैंड वगैरह इनको ना जाने दें, जो अकाउंटेबिलिटी हुई है लोगों ने वोट इस बात के ऊपर दिए हैं। वो क्यों आपके साथ? फवाद साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड रुकिए। फवाद साहब उनको खत्म कर रहे थे, इसके बाद जवाब दे दीजिएगा। इतने तकलीफ वाले डाकू में भी नहीं देखे, काशी भाई एक डाका मार रहा है। एक सेकंड सुन तो ले उनकी बात। मेरी गुजारिश ये है, मैं फवाद साहब के अल्टरनेट वर्ड एटीट्यूड के ऊपर इस प्रोग्राम से आपसे इबादत चाहता हूँ और इस प्रोग्राम को यही खत्म करता हूँ। इस तरह नहीं हो सकता, और जिस मुखातमत की पोलराइजेशन की आपने बात की थी, उसकी मिसाल जो है वो वजीर मोहतरम ने अपने एटीट्यूड से, अपनी जबान से खुद सब पूरी कौम के सामने रख दिया है। मेरा आपको और आपके नाज़रीन को खुदा हाफ़िज़। यानी अगर मुझे लग रहा था कि पोलराइजेशन है, मुझे ये प्रोग्राम देख के लग रहा है कि वो खत्म नहीं हो सकते। फवाद साहब नहीं खत्म करनी, लड़ाई है और लड़ाई रहेगी। हमारा नैरेटिव ये एक है कि आप ये केस हम पे ना चलाएं, जो पैसे हैं वो आप हमसे ना पूछें, प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ आके हंसी खुशी बैठा करे, हमारे साथ चाय पिया करे, गप्पे मारा करे, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह हम उठ के चले जाएं। यानी ये तो कोई बात नहीं है, ये कैसे हो सकता? लोगों ने भाई हमें वोट इसके ऊपर दिया, मैं तो बड़ा मुझे अफसोस है जिस तरीके से नैब ने और इवन हमारी गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूशन और ये लोगों ने एक्ट किया है। ये सारे लोगों को जेल में होना चाहिए था। ये कोई इंग्लैंड का चला गया हुआ है, कोई पुरानी जगह चला गया हुआ है, आराम से यशी लगी हुई है सबकी। 2 साल हो गए, लोग हमारे मुंह देख रहे हैं कि आपने अकाउंटेबिलिटी का वादा किया था, ना 1 रुपया हम इनसे वापस ही ले सके, और ऊपर से कह रहे हैं हमें डाकू भी ना कहे। ना देखें कितनी बुरी बात है, आप हमें डाकू कहते हैं, कितनी बुरी बात है हमें आप चोर कहते हैं। यार अंदाजा लगाओ इन लोगों का, अजीबो गरीब लोग हैं। एक काशिफ साहब गुजारिश है, बड़े सवाल अगर इजाजत है तो बड़े गुस्से में है, लेकिन मुझे छोटी सी गुजारिश करने दे। बहुत मैंने सुन ली बात। गुजारिश ये है कि 2 साल से जो वादे आपने किए थे उनमें से कोई एक पूरा नहीं कर सके, कोई एक। बकौल आपकी हुकूमत के सारे इदारे आपके साथ हैं, सारे इदारे आपके साथ हैं, और चौधरी साहब आपके अपने सफों में, आपके इत्तेहादियों में
तो वो कौन है जिसपे वो सारे इल्जाम नहीं है जो आपने अपोजिशन पे लगा रखे हैं, और आपकी अपनी ज़बान में वो कौन है, आपकी अपनी जात के ऊपर कौन से इल्जाम नहीं है? क्या हम वो सारे खोलें? किसका मादी चौधरी फवाद हमें पता नहीं है। तो हमें मीडिया के ऊपर बैठ के अगले के जब्त का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। मुझे बुरा लेकिन मुझे मैं माफी चाहता हूँ, एक सवाल बनता है कारा साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये कहना कि फवाद तुम्हारे पे भी इल्जाम है, तुम्हारी कैबिनेट पे भी इल्जाम है, इसलिए सारे खामोश कर जाएं, खामोश हो जाए, कुछ ना कहें, आपकी पाकिस्तान के साथ है। काशिफ अब्बासी साहब, अगर 2 साल के बाद भी हमने काशिफ के प्रोग्राम में बैठ के गालियां ही देनी है तो 2 साल आप झक मारते रहे हैं कि गालियां नहीं है भाई, हमें लोगों ने वोट दिए हैं, जिन्होंने करप्शन किया है उनको जेलों में रखा हुआ है, उनको सजा दिलवाएं। आप अजीब-ओ-गरीब नैरेटिव दे रहे हैं कि अगर आप हमारी करप्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे तो मौजूद है अच्छी पोजीशन, अगर आप करप्शन पे बात करेंगे तो मेरा बुरी पोजीशन है। अजीब-ओ-गरीब आपकी दलील है, ये दलील तो नहीं मानेगा कोई यहाँ पे सर। लेकिन एक और सवाल आप दोनों से कि भाई अगर मीडिया पे बैठ के गालियां देनी है तो फिर जवाब में गालियां सुननी पड़ेगी। और मीडिया पे बैठ के गालियां क्यों दे रहे हैं? गालियां हम तो कह रहे हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी के जो केसेस हैं उनको आप फेस करें, ये गाली हो जाती है। मुझे आप बताएं क्या गाली है, आप बताइए क्या गाली है? आपको ये कहना कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जो जिनके ऊपर केसेस है उनके ऊपर उनके ऊपर मंतकी इंजाम तक पहुंचने चाहिए, इसमें गाली लग रही है आपको? करप्शन कहें तो आप उठ पड़ते हैं जैसे पता नहीं आपको गाली दे दी है। मैं आपको कहता हूँ आप डाकू से क्या कहेंगे? डाकू कहते रहे एक दूसरे को, ये अच्छा होगा? हम कौम के सामने अच्छा चले इधर रुक जाए, मेरे पास एक रास्ता है, अगर आप दोनों मेरी बात सुने तो। लोग सुनते हैं, आप एक अच्छे नैरेटिव लेके चलने वाले आदमी हैं, जोरदार बंदे हैं, नैरेटिव होना चाहिए। इस बात के ऊपर देखें, इस बात के ऊपर मैं नहीं इसके ऊपर कर सकते बात। देखिए हमने लोगों के हर पार्टी जो है वो एक नैरेटिव लोगों के पास जाती है, उस लोगों के पास उस नैरेटिव के ऊपर वोट लेती है। पीटीआई ने वोट लिया है इस बात के ऊपर। ये यहाँ पे एक सेकंड रुक जाए कायरा साहब, फवाद साहब, मेरे पास एक सोल्यूशन है सारे मसले का, और वो सोल्यूशन ये है सर, मैं पिछले 20 साल से आसिफ जरदारी पर चोरी के केस सुन रहा हूं, मैं पिछले 20 साल से बेनजीर भुट्टो साहिबा या 25 साल से सुन रहा हूं, आज तक भी इस मुल्क को पता नहीं वो इल्जाम ठीक थे या गलत थे। यही इल्जाम नवाज शरीफ पर पिछले 20 साल से लग रहे हैं। क्यों नहीं हमने एक ऐसा कानून बना लिया जिसने दूध का दूध और पानी का पानी 1 साल 1.5 साल में कर दिया हो? क्यों हम आज तक कानून बनाने पर भी अभी भी नैब के कानून की बात हो रही है? हम तो खराब है। ये तो आए मैंडेट लेके, ये तो आए अवाम से मैंडेट लेके कि हमने अकाउंटेबिलिटी, इनके पास तो सबूत है सारे। ये तो कहते हैं ना कि हमारे पास हर चीज थी, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी का पूरा एक इदारा खड़ा किया, तो कहाँ है वो सबूत? दे, अदालतें पूछ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, हाई कोर्ट क्या कह रही है, नैब की अदालतें क्या कह रही है रोज? मैंने जो है मैं आ रहा हूं फवाद साहब, इसके बाद आपका जवाब है। फवाद साहब एक सेकंड, कायरा साहब को सुन, उसके बाद आपकी बारी। मैं काशिफ साहब कुछ नहीं, लेकिन मसला ये है इस मुल्क में किसी के 40 अपार्टमेंट लंदन में निकल आए, हम फिर भी कहते हैं सबूत लेकर आओ। सबूत कहां से आएगा? मेरी बात खत्म हो गई। 20 साल से खत्म हो गई फवाद साहब, चल रहा है ना, 20 साल से मंत्रा चल रहा चले, लेकिन सवाल ये है कि इसको किसी अदालत में भी ले जाओ यार। आप हुकूमत में बैठे हो, क्लोजर होना चाहिए फवाद साहब। हमारे पास असल रोला ये है, सबूत सिर्फ अभी मियां साहब को आपने इश्तिहारी करार दे दिया या कह रहे हैं कि इश्तिहारी करार दे देंगे, यार कोई सबूत। मसला ये कि कानून सख्त करें, दूध का दूध पानी का पानी साल के अंदर अंदर करें कानून आपका और इदारे। नहीं, कानून की बात नहीं है, बात कानून पे इम्प्लीमेंटेशन की है। मैंने आपसे 1 मिनट पहली बात तो ये है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि अदालतों में साबित नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ये तो कन्विक्टेड है अदालतों से, आप कैसे कह रहे हैं कि अदालतों में से साबित नहीं हुआ? जमानत के ऊपर है। नहीं, मैं बाकी बात आप जमानत उन्होंने दिल्ली सुपीरियर कोर्ट से वो चले गए, लंदन चले गए, और वहां उस वक्त भी मैं कहता रहा कि इस तरह से ना भेजे पाए। प्रॉब्लम पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये है फ्रेंकली कि ये हमारा बिल्कुल, मैं आपसे मानता हूँ, अटर फेलियर है। जो केसेस बनाए हम रोजाना एक नया, अब ये नया वारंट इन्होंने जारी करवा दिए हैं, भाई पिछले केस तो पहले खत्म कर लो, रोज नया केस लेके आ जाते हैं बेवकूफों की तरह। पिछले केसेस के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं होती और फिर मीडिया में या कायरा साहब को, अब ये जो बाकी अपोजिशन है उनको जवाब मिल जाता है, वो कहते हैं कि जनाब आप लोग पिछले केसेस तो आपसे कंक्लूड नहीं होते, नए केस आप भूल के बैठ जाते हैं। सो फ्रेंकली मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी इसके ऊपर बड़ी खुलडुल के बात की है। मैंने कह रही है बिल्कुल इनकी जो प्रोसिक्यूशन का हमारा जो निज़ाम है, हमारा जो कानून को, और जो लोग इसको चला रहे हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि क्या लोग चला रहे हैं।
100% ओपन एंड शट केसेस हैं, ना उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुई, ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। 2 साल हो गए हैं, लोग हमारा मुंह देख रहे हैं कि आपने ये कहा था, और ये जो जिस तरह कायरा साहब ने बात की, आपने बात की कि क्लोजर हो ही नहीं। और इससे पूरे जो सोसाइटी है उस पर निज़ाम इंसाफ से एतमाद उठ जाता है, उससे ये सिर्फ इल्जामात की हद तक बातें रह जाती हैं, और फिर ठीक बात है, फिर हम लोग एक्यूज होंगे। और ये बात बिल्कुल आपकी सही है, जायज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ हो नहीं रही। काशिफ, मैं फवाद साहब की इस बात को एग्री करता हूं, बिल्कुल बात दुरुस्त है। मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन इससे आगे चलते हैं कदम। हाँ बिल्कुल, एक कदम आगे चलते हैं इससे। ये कमर जमान कायरा से मुझे तवक्को भी नहीं है कि वो ये कहेगा कि एहतसाब ना हो। कल भी कमर जमान कायरा और एतजाज एहसन की मिसाल उनकी गैर मौजूदगी में उनके बयानात की मैं कल दे रहा था कि कम से कम ऐसे सियासतदान होने चाहिए जो ठीक को ठीक कहे, गलत को गलत कहे। लेकिन रुक जाए कायरा साहब, यहाँ पे हम कहते हैं सबूत चाहिए। लंदन में 23 अपार्टमेंट अगर किसी के निकल आए, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कायरा साहब? कुछ चीजों का सबूत तो आप लोगों ने करना है। मसला यह है कि अगर ये इल्जाम ही सही कि ओमनी ग्रुप की फैक्ट शुगर मिले एक्चुअली जरदारी साहब की इल्जाम है, ये मार्केट में आपको पता कितने अरसे से लग रहा है। क्या किया है पार्टी ने, हुकूमतों ने कि ये साबित हो कि ये इल्जाम दुरुस्त है या गलत है? हम तो क्या पार्टी अदालत है काशिफ? पार्टी अदालत है। पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क में हम अपनी अपनी क़यादतों के दिफा में आते हैं, दिफा करते हैं, बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन गुजारिश है कि अब पार्टियां अदालत है। अगर किसी के 22 पार्टी गेटकीपर है सर। किसी की, सर मेरी गुजारिश सुन ले, गेटकीपर पार्टी ऐसे लोगों को आगे ही नहीं आने देती जिसके ऊपर इल्जाम और वो अपना इल्जाम गलत साबित ना कर सके। फिर आप कहेंगे ये आइडिया जमहूरियत की बात कर रहे हैं। काशिफ, जिस तरह पार्टियां बनाई और तोड़ी जाती है, जिस तरह वफादारियां तब्दील कराई जाती है, अब कल एक पार्टी में, परसों दूसरी पार्टी में ले जाया जाता है, परसों तीसरी में ले जाया जाता है। किस पार्टी कल्चर, तो मैंने वही आपको कहा, मैं तो अपने पहले आर्गुमेंट में कहा कि जो पब्लिक और जो अवामी अकाउंटेबिलिटी होती है वो विद इन पार्टी भी होनी है, आउटसाइड द पार्टी भी होनी है। लेकिन उसके लिए पहले पार्टी को चलने तो दे। आपने पार्टियों का हाल क्या करके रखा हुआ है मुल्क के अंदर? क्या और क्या मैं कहने में हक बजानिब नहीं हूँ? हाँ, मुझे फवाद साहब की इस बात से मैं एग्रीमेंट में हूँ कि जो भी जुर्म करता है, जो भी, अल्टीमेटली तो काशिफ किसी अदालत से ही सजा होनी है ना। आपके मीडिया में बैठ के या मेरे कहने से या फवाद के कहने से तो नहीं होगा। हाँ, उसको किसी अदालत में पेश करना हो। लेकिन ये फवाद साहब की बात बेहतरीन है कि उन्होंने अपने, देखना वजीर है गवर्नमेंट के और जोरदार आदमी है, उन्होंने ये बात कही है। मैं भी इस बात को सेकंड करता हूँ कि जिनके खिलाफ सबूत थे, और हमें तो इल्जाम है ना कि हम तो चले जी थे ही मिले मिलाए हुए, लेकिन आप तो आए थे जी वोट लेके, इस बात का मैंडेट लेके, तो यकीनन आप कहते थे हमारे पास सबूत है। और ये साहब जो है शहजाद अकबर, फवाद साहब आपको तो याद होगा, ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी अकाउंटेबिलिटी में रहे। ये तो बड़े पुराने सारे रिकॉर्ड लेके बैठे हैं। तो किधर गए वो रिकॉर्ड? रोज अदालतें पूछती हैं, सारे केसेस में लोगों की बेलें हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप वकील है फवाद साहब से। फवाद साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आई एम श्योर फवाद ने ये सबसे पहला आर्गुमेंट दिया था कायरा साहब, और आप इस आर्गुमेंट से एग्री करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज, मसला ये है पॉलिटिकल पार्टीज का कि आप कहते हैं पार्टियों को चलने नहीं देते। अगर कमर जमान कायरा कल अपनी पार्टी में खड़े होकर ये कहे कि जरदारी साहब आप पर ये इल्जाम लग रहा है, पहले इसका जवाब दें। पहला काम तो होगा कमर जमान कायरा पार्टी से बाहर होगा। दूसरा उसका कहते हैं और जवाब भी लेते हैं। ये नहीं है कि हम कहते नहीं है, मैं कसम उठा के कह रहा हूं। सर क्या जवाब मिला फिर? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो कहते हैं मेरे खिलाफ को केस है, सबूत दे दे, अदालत में सबूत देना। कमर जमान प्रोसिक्यूटर नहीं है सर, वो कमर जमान के पास सबूत नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन नहीं है। फवाद साहब, अब सवाल ये है, ये कहना ये पार्टी होगी, अब कौन मियां साहब से पूछेगा सर ये 23 लंदन के अपार्टमेंट और पेंट हाउस पायरेट्स वाली स्टोरी की आपके है कि नहीं? कौन पूछेगा जरदारी साहब से ओमनी ग्रुप वाली शुगर मिले आपकी है कि नहीं? किसी ने तो पूछना है, नहीं पूछ सकते क्योंकि जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर ही अलाउ नहीं करता। गवर्नमेंट ऑफ द डे का काम है ना, पूछे, ये आए हैं मैंडेट लेके। और चले अगला स्टेप, पार्टियां नहीं पूछती पाकिस्तान में, और सर आप क्या करेंगे? करें ना कुछ? नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपने जो किया ना, ये क्रक्स है डेमोक्रेसी का, कि सबसे पहला जो एहतसाब है वो पार्टी के अंदर होना चाहिए। और जिस तरह से आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस के नज़दीक हमने को 15-16 MPs थे जिन्होंने सेनेट में उनके ऊपर आया था कि उन्होंने पैसे लिए, उनको जो है वो डी नोटिफाई कर दिया, उनको निकाल दिया पार्टी से। वो जो पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम इनबिल्ड है ना,
वो होना बड़ा इम्पोर्टेंट है और उससे एक बात जो है वो आगे चलेगी। मुझे ये उम्मीद ये है कि जिस तरीके से हम एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ अगर हम जाते हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर्स बनेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज में जो एक मेरिट के ऊपर लोग जो हैं वो आगे आ सकेंगे। जिस तरह से कल वो सोहेल वड़ाई साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा है जहांगीर बदर साहब के को लेकर के, वो माहौल जो है वो तब्दील होगा और एक मेरिट बेस्ड जो सिस्टम हैं पॉलिटिकल पार्टीज में बने और वो पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर्स खड़े हो जो हमेशा जिसको इमरान खान जिसकी जो एडवोकेट करते रहे हैं और जो जिसकी वो बात आइडियलाइज करते हैं, वो सिस्टम्स बनेंगे तो पाकिस्तान एक मैच्योर पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जा पाएगा। राइट नाउ आई थिंक जो हमारे सिस्टम्स हैं उनमें बड़ी खामियां हैं, उसके बावजूद कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक आपने जो बात की है क्रक्स वही है कि कब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हम ये सिस्टम्स बना पाएंगे। यार सियासी मैं कायरा साहब आप दोनों के लिए दबाव होता है, दोनों भाइयों के लिए एक बात कह दूं कायरा साहब, काशिफ अवामी दबाव होता है यूरोप के अंदर, वो समाज और समाजी दबाव है जिसकी बदौलत वहाँ की क़यादतें दुरुस्त होती हैं। आप आला इखलाक की मेयार की बातें कर रहे हैं, सुकरात से लेके आज तक आला इखलाक के हामिल और अखलाकुन की मिसाली रास्ते नहीं है। ये जो डेमोक्रेसी है जो दुनिया में इवॉल्व हुई है, यहाँ समाजी दबाव और समाजी सफर हुआ है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पहले आप लोग पूछते ही नहीं है, हमें लोग नहीं पूछेंगे, मुझे और फवाद को लोग नहीं पूछेंगे, हम गलती करते रहेंगे, काशिफ अब्बासी जो मर्जी कहते रहे, लोग कायरा साहब एक होता रहेगा। इदारों को भी ब्रेक पे जाना, ब्रेक पे जाने से पहले एक लाइन मुझे कह लेने दीजिए कि ये नहीं हो सकता कि मुल्क तो डेवलप हो जाए और पॉपुलेशन अंडर डेवलप रह जाए। हमेशा डेवलप्ड पॉपुलेशन एक डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम और डेवलप्ड मुल्क बनाती है। ये ठीक बात है, एग्री। ठीक, मैं का बार बार तस्करा करता हूँ कायरा साहब, व्हाई डेमोक्रेसी इज फेल या हाउ डेमोक्रेसी में से कोई एक नाम है, हार्वर्ड के 2 प्रोफेसर्स ने लिखी और वजह क्या लिखी उसके लिखने की, उन्होंने कहा ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा हमारे सिस्टम से निकला कैसे। ये बुनियाद बनी इस किताब के लिखने की कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना कैसे। उन्होंने पूरी तारीख उठाई अमेरिकन जो प्रेसिडेंसी की है, और एक चीज जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करने का, पॉलिटिकल पार्टीज आर द फर्स्ट गेट कीपर्स। पहला जो बंद बांधेगी इन चीजों पर वो सियासी जमात बांधेगी। को बहुत से लोग मिसालें देकर बताया कि जो शायद प्रेसिडेंट बन सकते थे लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको सिस्टम में से निकलने ही नहीं दिया, बिकॉज उनका ये ख्याल था वो मुल्क के लिए ठीक नहीं होंगे। एज जो मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक का वापस आते।